हेलो एवरीवन, मैं सूर्यदेव कुमार राणा आप सभी को कैरियर एडो यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आइए हम लोग महा मॉक टेस्ट जो कि डिफरेंट शिफ्ट में हुआ है और डेट 19 मार्च 2024 उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मैथ का वो क्वेश्चन जो कि आपके टेस्ट में आए थे। तो बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन है कि इफ द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20% बाय व्हाट परसेंट शुड इट्स सेल बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम रेवेन्यू। इसका आंसर आप देखते ही लगा सकते हो कि इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी। अब आपको लग रहा होगा कि मुझे पहले से पता था और मैंने बता दिया। ऐसा नहीं है। जब आप लोग ट्रिक पढ़ोगे तब जाकर के समझ में आएगा इसका महत्व। देखिए, आपको फ्रैक्शनल वैल्यू पता है ना? नहीं पता है तो याद कर लेना। नहीं पता है तो याद कर लेना। 100% 1 को बोलते हैं 100%, 1/2 को बोलते हैं 50%। फ्रैक्शन जब 1/3 होता है हम उसको बोलते हैं 33 एंड 1/3%। 1/4 को बोलते हैं 25%। 1/5 को बोलते हैं 20%। 1/6 को बोलते हैं 16 एंड 2/3%। और 1/7 को बोलते हैं 14 एंड 2/7%। ठीक है, ये आपको पता भी होगा। जब इसने बोला है, ट्रिक देखिएगा इसमें हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। प्रोडक्ट का प्राइस 20% बढ़ा दे रहे हैं, मतलब ये 20% बढ़ा हुआ वैल्यू है। अब अगली बार घटाने की बात कहेगा, इस कॉन्सेप्ट का नाम रेसिप्रोकल है। देखिए, व्हाट परसेंट इट्स सेल बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम रेवेन्यू। तो घटाने की बात कहेगा तो आप भी घटा दो आंसर 16 एंड 2/3%। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में थोड़ा देखते हैं। कहता है कि प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इंक्रीज बाय 20%। उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है 20% बढ़ गया है। 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। मतलब मान लेते हैं कि 5 है, प्राइस है वो 5 है और 20% बढ़ गया है। मतलब 5 का 20% क्या होता है? 1 होता है, तो 1 बढ़ गया है। तो कितना हो गया है? 6। कहता है व्हाट परसेंट इट्स सेल बी डिक्रीज टू मेंटेन द सेम रेवेन्यू। रेवेन्यू को सेम रखना है, रेवेन्यू को सेम रखना है, यानी कि जो यहां पे होगा वही यहां पे होगा। तो मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं, सेम रखना, बस आप सेम रखना। तो यहाँ पे भी 30 मान लेते हैं, यहाँ भी 30 मान लेते हैं। लेकिन 30 क्यों माना? क्योंकि कटने वाला डेटा था, 5 और 6 से कट जाता इसीलिए। तो यहाँ पे प्राइस है और सेल है। यदि सेल का मतलब यहाँ पे क्या? सेल का मतलब मान के चलिए कि एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल, प्राइस 5 रुपया था, आर्टिकल 6 बिका, 30 रुपया रेवेन्यू हुआ उसका। तो यहाँ पे 6 हुआ। 30 लाने के लिए यहाँ पे 6 रखना पड़ेगा, 30 लाने के लिए यहाँ पे 5 रखना पड़ेगा। अब देखो सेल जो है ना, सेल जो है वो डिक्रीज हो गया, 6 to 5 हो गया, यानी कि 1 डिक्रीज हो गया। 1 कहाँ से डिक्रीज हुआ है? 6 से। तो इसको परसेंटेज में चेंज कीजिएगा तो क्या होगा? तो 16 एंड 2/3%। आप इसको दशमलव में लिखोगे तो 16.67% होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं कि कई बार इंसान अपनी क्षमता को परख नहीं पाता है।
कई बार जो भी उसका क्षमता होता है उसको लगता है कि उससे ज़्यादा काम कर सकता है, ओवर कॉन्फिडेंट। कई बार उसको लगता है जो भी उसका क्षमता है वो उससे वो कम काम कर सकता है, जो भी एक्चुअल में है वो कम काम कर सकता है, उसको लगता है ये हमसे नहीं होगा, जबकि हो सकता है। आपको अपने आप को परखने चाहिए कि किस काम को आप कर सकते हो, किस काम को नहीं कर सकते हो, रियल में आपका एबिलिटी क्या है, ये अपने आप को परखो। कहीं ऐसा ना हो कि परीक्षा की घड़ी में आप धोखा खा जाए। मैं आपको यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और मॉक टेस्ट में आप पार्टिसिपेट करो, अपने आप को परखो, देखो वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। आपको कोई भी बात पे नेगेटिव नहीं सोचने हैं कि जब हमें तैयारी नहीं है तो हम क्यों टेस्ट दें। आपको ये नेगेटिव सोच नहीं रखने हैं। आप ये सोचिए कि आप वो 100 क्वेश्चन को तो देख पा रहे हैं ना 1 घंटे में, यही बहुत है। आप अच्छे कर्म को करना शुरू करें, वही बहुत है। मंजिल तक आप खुद ही पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, ए मिक्सचर कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3 if 10 liter of mixture is replaced with pure milk। देखिए यहाँ पे कहता है कि एक कंटेनर है, उसमें मिल्क एंड वाटर है, किस रेशियो में है, तो 5:3 के रेशियो में है। कहता है कि 10 लीटर ऑफ मिक्सचर इज रिप्लेस्ड विथ प्योर मिल्क, मतलब वहां से 10 लीटर निकाल लेगा, इस मिक्सर से 10 लीटर निकाल लेगा और उसके जगह पे प्योर मिल्क ऐड करेगा। तो आप मुझे बताइए कि जब यहाँ पे 10 लीटर निकाल लिया जाएगा तो 10 लीटर ये जो निकला है वो किस रेशियो में निकला है, और फिर जो यहाँ पे बचेगा वो किस रेशियो में बचेगा। यहाँ पे जो निकला है वो किस रेशियो में निकला है और जो बचेगा वो किस रेशियो में बचेगा। तो जो पहले से है वही 5:3 के रेशियो में है, तो 5:3 के रेशियो में निकलेगा और 5:3 के रेशियो में भी बचेगा। यानी कि हाँ, जो भी यहाँ पे क्वांटिटी था, मान के चलिए A लीटर था, अब क्वांटिटी कम हो जाएगा, A-10 हो जाएगा, लेकिन अभी भी मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो 5:3 का ही होगा। ठीक है ना, अभी भी 5:3 के रेशियो में होगा। दैट मीन्स यदि हम यहाँ पे प्योर मिल्क ऐड कर देंगे, अब क्योंकि रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, पहले निकाले हैं अब डालेंगे, तो यदि हम 10 लीटर यहाँ पे डाल देते हैं तो अब जो रेशियो बनेगा मिल्क एंड वाटर का वो कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है 2:1। ठीक है, 2:1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिल्क ऐड किया था ना, इसने मिल्क ऐड किया था, तो मिल्क में तो हो सकता है परिवर्तन आ जाए, लेकिन वाटर में तो कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए ना। वाटर जो यहाँ पे है वही यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या है 1 है, इसका मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 3 बना देते हैं, तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, वाटर 3 हो गया, मिल्क 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मिल्क 5 था, हो गया है 6, मतलब 1 यूनिट बढ़ गया। 1 यूनिट को क्या कहता है 10, 1 यूनिट को क्या बोलेगा 10। ठीक है, तो हमें कितना यूनिट चाहिए, हमें कितना यूनिट चाहिए, तो हमें चाहिए, ठीक है, देखो यहां पे जब आप ये निकालोगे 8 यूनिट, तो उसके यहाँ पे ये इसका आएगा वैल्यू इसका। ठीक है, जब ये निकालोगे यानी कि कितना 6 और 3 9, तो यहाँ पे 9 का वैल्यू आएगा। यानी कि आप सोचो कि क्वांटिटी में A लीटर था पहले, और जब 10 लीटर निकाल दिए तो 10 लीटर कम हो गया, फिर डाल दिए तो ये वाकई में फिर से A हो गया, मतलब जितना ये था उतना ही A हो गया।
मतलब पहले जो स्थिति कितना लीटर का था, ए लीटर का, तो अभी भी क्या हो गया, ए लीटर हो गया। निकाले थे और फिर डाल दिए तो ए लीटर हो गया ना। मतलब आप इसका रेशियो निकाल दो, इसका रेशियो निकाल दो। तो यहाँ पे रेशियो कितना है, 9 का। तो 1 को 10 कहता है तो 9 को क्या बोलेगा, 90 बोलेगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन कहता है द टैक्स ऑन द सैलरी इज 1/5 ऑफ द सैलरी एंड द सेविंग आर 1/4 ऑफ द सैलरी, द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर टू सेविंग। पहले एक बात बताइए, यदि किसी का सैलरी की बात करें तो वो क्या करता है, वो इनकम टैक्स देता है, फिर बचता है उसको वो खर्चा करता है, फिर बचता है तो उसको सेव करता है। मतलब अपने ही सैलरी को 3 तरीके से इस्तेमाल करता है ना। आप भी करोगे जब कमाओगे, इसीलिए तो कह रहा हूँ कि पढ़ लो ध्यान से। चलो, तो यहाँ पे बात करते हैं। देखो, यहाँ पे कभी भी फ्रैक्शन में आए ना, आपको मैं एक राज बताता हूँ, राज की बात। कभी भी फ्रैक्शन आए ना 1/4, 1/5, तो ये अपॉन में है ना 4 और 5 दोनों से कटने वाला डेटा ले लो, यानी कि 20 ले लो। तो सैलरी को 20 ले लो, और यदि सैलरी को 20 ले लिया आपने तो सेविंग कितना होगा, 1/4 होगा। यानी कि इसका किसका 1/4, अपने सैलरी का। देखो सैलरी का 1/4 किसका, सैलरी का। तो 1/4 मतलब क्या, 5। ठीक है, अच्छा, और टैक्स कितना जा रहा है, 1/5। टैक्स कितना जा रहा है, इनकम टैक्स, आई से डिनोट कर रहा हूं। इनकम टैक्स कितना जा रहा है, तो 1/5 जा रहा है। इसका 1/5 क्या होगा, 4। तो ये कितना हो गया, 11 हो गया। एक्सपेंडिचर जो हो गया 11 हो गया। आपको पूछा था एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। एक्सपेंडिचर कितना है, 11 है। सेविंग कितना है, 5 है। टिक करो, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। A shopkeeper earned 20% on an investment but lost 40% on another investment if the ratio of two investment is 3:4। देखो, जब बात प्रतिशत का हो, जब बात प्रतिशत का हो तो हमें 100 समझ में आता है। इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ था ना वो 3 और 4, हम जानते हैं कि सेम कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि हम 100 से इधर भी गुना कर देते हैं, इधर भी गुना कर देते हैं, तो अभी भी तो रेशियो 4 और 5 का, 3 और 4 का ही है ना। मतलब इन्वेस्टमेंट अभी भी वही है जो पहले था, 3 और 4 का ही है। अब उसने बोला था कि पहले पर 20% प्रॉफिट अर्न करता है, अर्न 20%, ठीक है, और लॉस करता है 40% सेकेंड पर। तो इस पे प्रॉफिट जब अर्न करेगा 20% का, तो इसका 20% क्या हो जाएगा, तो इसका 20% 60 हो जाएगा। ये प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट को हम प्लस से डिनोट कर देते हैं। दूसरे केस में 40% लॉस, 40% क्या होगा, 160 हो जाएगा। देखिए 10% का मतलब क्या, किसी का 10% निकालना बेहद आसान, एक डिजिट के बाद दशमलव बैठा दो, तो 10% का मतलब 40 होगा, तो 40% का मतलब 160 होगा। ये लॉस हो गया, मतलब माइनस से डिनोट कर देते हैं। अब खुद सोचिए, इन्वेस्ट कर रहे हो, एक तरफ 60 रुपये कमा रहे हो, दूसरे तरफ 160 रुपया गंवा रहे हो, तो आपने गंवा ना दिया 100 रुपया, कुल मिला करके 100 रुपया का लॉस हो गया ना। यहाँ पे कुल मिला करके 60 रुपये कमाए, 160 रुपया गंवाए, 100 रुपया बचा आपके पास। तो 100 रुपया जब बचा है आपके पास, ये कैलकुलेट करोगे टोटल लॉस जो होगा वो किस पर, टोटल पर, टोटल इन्वेस्टमेंट पर, जो कि 700 है। अब इसको प्रतिशत में नहीं जानते क्या, 1/7 का मतलब 49 2/7% होता है। ये तो होता है, याद कर लो, याद करना बहुत ज़रूरी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन कौन सा, सी सही था।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 5:7 एंड द सम ऑफ देयर एज इज 60। देखिए यहाँ पे राम और श्याम का जो रेशियो है 5 और 7 का है, और इन लोग का जो एज का सम है वो 60 है। अच्छा, रेशियो में सम यदि करें, देखो ये सब ट्रिक होता है ना। यदि हम लोग एज का सम करें तो 60, और वो किस रेशियो में है? 5 और 7 के रेशियो में है, यानी 5 और 7 12 यूनिट है। ये कहता है कि 60 है, तो एक यूनिट को क्या बोलेगा? एक यूनिट को बोलेगा क्या? 5। एक यूनिट को 5 बोलेगा, ठीक है। यानी कि 5 को क्या बोलेगा? 35 बोलेगा। 7 को क्या बोलेगा? अच्छा, 5 को क्या बोलेगा? 25। एक को 5 बोलता है, 5 को 25। एक को 5 बोलता है, मतलब 5 गुना फेंकता है, तो 7 को क्या बोलेगा? 35। 7 × 5 = 35, ठीक है। तो 10 साल के बाद बताइए क्या होगा रेशियो? 10 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा? 35 का हो जाएगा। 10 साल के बाद ये कितने का हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। रेशियो कितने का होगा? 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45। रेशियो निकालो, 7 और 9 का रेशियो, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कहता है कि एवरेज एज ऑफ 4 फैमिली इज 4 मेंबर्स इज 30। मतलब 4 परिवार का एवरेज एज जो है वो 30 है। मतलब सब के सब 30 करके चारों है। जब हमने सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया तब, एक्चुअली में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया उसी को बोलते हैं एवरेज। तो यहाँ पे 4 मेंबर का एवरेज 30 है, तो कुल मिला करके क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कुल मिला करके, है ना, चारों का मिला करके 120 हो जाएगा। इफ द यंगेस्ट वन, जो सबसे छोटा उसका उम्र 15 साल का है, तो जब सबसे छोटे वाले का उम्र 15 साल है तो 15 साल हटा दो ना यहाँ पे, तो कितना बचेगा? 105 बचेगा। वो 3 लोगों को, वो जो 105 बचेगा वो 3 का होगा, है कि नहीं? 105 बचेगा वो 3 का होगा, क्योंकि एक को तो हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग जो 3 बचा है उसका बता दीजिए एवरेज, ठीक है, 35। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है? एवरेज होता है कि नहीं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स गुड्स एट ए 15% लॉस ऑन द कॉस्ट प्राइस बट यूजेस 40 ग्राम इंस्टेड ऑफ 50 ग्राम। व्हाट इज हिज परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस? एक काम कीजिए, आप खुद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ देर के लिए एक विक्रेता बन जाओ, है ना, एक बेचने वाला बन जाओ। बन गए ना? ठीक है। आप 50 ग्राम खरीद के ले आओ, जाओ 50 ग्राम खरीद के ले आओ। मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस तो कुछ भी मान सकते हैं ना, जब बात प्रतिशत का हो तो कॉस्ट प्राइस कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 ग्राम है। मतलब 50 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना है? 50 रुपया है, ठीक है। तो 1 ग्राम का 1 रुपया, 40 ग्राम का 40 रुपया। 40 ग्राम का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे कि 40 रुपया हो जाएगा। 50 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 50 रुपया, तो 40 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 40 रुपया। 1 ग्राम का कॉस्ट प्राइस 1 रुपया। कहता है कि वो कह रहा है कि आर्टिकल को 15% लॉस पे सेल कर रहा है। आप सोचो, आप कहो कि मैं 15% लॉस पे सेल कर रहा हूँ, है ना। आप कन्विंस कर रहे हो लोगों को कि आओ आर्टिकल को खरीद के ले जाओ, आपको मैं 15% लॉस पर ही दे रहा हूँ,
ये आप समझा रहे हो लोगों को। आइए 15% लॉस पे ले जाइए, हम तो लॉस ही कमा रहे हैं। 15% जब लॉस पे कमा रहे हैं, 15% लॉस पर जब आप बेच रहे हैं, तो बताइए कितना में सेल कर रहे हैं? 50 रुपया में आप आर्टिकल को खरीदे थे ना। 10% का मतलब क्या होता है? 5, और 5% का मतलब होता है 2.5, यानी कि 7.5 रुपये का नुकसान हो रहा है आपका। यही तो कमा रहे हो आप। 7.5 रुपये का नुकसान हो रहा है, मतलब आर्टिकल को कितने में बेच रहे हो? 52.5 में सेल कर रहे हो। ये तो दिखावा है। एक्चुअल में देखो आप क्या कर रहे हो? बेईमानी। क्या बेईमानी? बेईमानी ये है कि 50 ग्राम बोल रहे हो, 40 ग्राम बेच रहे हो। तो 40 ग्राम का ही ट्रांजैक्शन हुआ ना। 50 ग्राम के जगह पे 40 ग्राम तोले हैं आप, तो ट्रांजैक्शन तो 40 ग्राम का ही हुआ ना। मैथ कहता है कि 40 ग्राम को कितना में खरीदे और 40 ग्राम को कितना में बेचे, है ना। मैथ को बस मैथ समझ में आता है। 40 ग्राम को 40 रुपये में खरीदे और 40 ग्राम को 42.5 रुपये में बेचे। इसका मतलब वो कहता है कि आपने खरीदा, सिंपल 40 ग्राम का ट्रांजैक्शन हुआ ना, तो 40 ग्राम का कॉस्ट प्राइस चाहिए उसको और 40 ग्राम का सेलिंग प्राइस उसको चाहिए। तो 40 ग्राम को खरीदा 40 रुपये में और उसको बेचा है आपने 42.5 में। प्रॉफिट हुआ है 2.5 का, और प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 2.5/40 इंटू 100%। इससे ये खत्म कर दो दशमलव को, इससे ये खत्म कर दो। 25/4 का मतलब 6.25% होता है, यानी कि दिस इज योर प्रॉफिट। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक शॉपकीपर हैज 4440 kg ऑफ व्हीट, ए पार्ट ऑफ विच सेल 40% प्रॉफिट। मतलब कुछ पार्ट को 40% पे सेल किया और रेस्ट को 24% पे सेल किया। ही गेन 36% ऑन द होल ट्रांजेक्शन। पूरे ट्रांजेक्शन पर उसने क्या पाया? 36% का गेन पाया। देखो ये भी प्रॉफिट है, 40% प्रॉफिट, 24% प्रॉफिट, ओवरऑल देखा जाए 36% प्रॉफिट। एलिगेशन लगा दो। जब आप लोग पढ़ोगे एलिगेशन तो आप लोग समझ जाओगे कि एलिगेशन लगना है, लेकिन कम से कम आप लोग देख तो रहे हो कि एलिगेशन होता क्या है, लगता कैसे है, उसका महत्व क्या है। महत्व जब समझोगे तभी तो पढ़ोगे। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 12 होगा, इसका अंतर यहाँ पे लिखते हैं, अंतर 12%, इसका अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4%। ये कट जाएगा, ये रेशियो बनेगा कितने का? 3:1 का, 3:1 का। यानी कि ये जो टोटल ये जो रेशियो आता है वो किसका आता है? क्वांटिटी का आता है, क्वांटिटी का। यानी कि 4440 को हम इस रेशियो में बांट देंगे, 3 हिस्सा इसका तो 1 हिस्सा उसका, 4 हिस्सा में बांटेंगे, उसमें से 1 हिस्सा उसका हो जाएगा, यानी कि 1110। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, राधा चूज ए टी शर्ट ऑफ ₹6,000 इन ए मॉल। ठीक है, राधा जो है वो किसी अपने शाम के लिए उसने टी शर्ट खरीदी होगी और ऑफर किया था वो मॉल वाला ने 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। डिस्काउंट का मतलब होता है छोड़ देना, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है छूट पर छूट। पहले छोड़ दिया, उसके बाद फिर से उसको छोड़ना पड़ा। पहले डिस्काउंट दिया, फिर उसके बाद डिस्काउंट दिया, छूट पर छूट। तो यहाँ पे डिस्काउंट दिया किस पे जाता है? ध्यान रखना, कभी मत भूलना, एमआरपी पे दिया जाता है, मार्क प्राइस। तो एमआरपी जो है वो 6,000 है। अब
30% तो उसने छोड़ दिया, डिस्काउंट हो गया 30%। जब 30% का डिस्काउंट दे दिया मतलब पहली बार उसने मॉल वाला ने बेचने की कोशिश किया, कितना परसेंट? 70%। भाई 30% छोड़ दिया तो 70% पे बेच रहा है, तो इसका 70% क्या हो जाएगा? 6000 का 70% क्या हो जाएगा? 4200। जब इसने इस प्राइस को बताया तो फिर से इसको इसके ऊपर डिस्काउंट चाहिए था। कितना परसेंट का डिस्काउंट चाहिए? तो अब यहाँ पे डिस्काउंट पर डिस्काउंट, ये डिस्काउंट है ना, डिस्काउंटेड रेट पर डिस्काउंट, यानी कि अब 20% का डिस्काउंट चाहिए, मतलब 80%। 20% छोड़ दिया तो 80% पे बेच दिया, इसका मतलब इसका 80%, यानी कि 4200 का 80%। ये परसेंटेज का क्या मतलब होता है? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट करते हैं, और 42 इंटू 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3360, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, sum becomes 46,500 in 5 years at the rate of 20% per annum at simple interest. What is the total interest for 5 years? देखिए यहाँ पे 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, तो यहाँ पे उसको कितना अमाउंट मिला है? पहले तो आप ये समझिए कि प्रिंसिपल, रेट, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट, ये सब टर्म को समझिए पहले तो। देखिए अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। प्रिंसिपल जो होता है अपने आप में 100% होता है। रेट यहाँ पे 20% बोला था, और 5 साल में 20% पर एनम, एक साल में 20% तो 5 साल में 100%। सिंपल इंटरेस्ट 100% है, यानी कि इंटरेस्ट जो है वो 100% है, और प्रिंसिपल तो 100% होता ही है, यानी कि अमाउंट जो है वो 200% हो गया ना। अमाउंट जो हो गया वो 200% हो गया, इसका मतलब ये 200% है, ये अमाउंट हो गया। बिकम्स मतलब अमाउंट होना होता है, तो ये जो 46500 है ना, ये 200% है। 200% से भाग देंगे तो 1% आ जाएगा, क्योंकि वो 200% है, 200 से भाग दे देंगे तो 1% आएगा। और हमें क्या चाहिए? हमें टोटल इंटरेस्ट चाहिए 5 साल में, जो कि कितना था? 100%। 5 साल में टोटल इंटरेस्ट कितना था? 100%। तो हमें 100% निकाल देना है, यानी कि इसका आधा निकाल देना है। 23250, 23250, ठीक है, 23250 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और वैसे भी दिख रहा है साफ बात यहाँ पे लिखी हुई है कि यहाँ पे बिकम्स हो जा रहा है, मतलब अमाउंट हो जा रहा है। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल 100% और इंटरेस्ट है 5 साल में 20-25 100%, तो 200% हो गया, ये 200% है, और हमें चाहिए 100%, क्योंकि 5 साल का टोटल इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो 100% चाहिए, तो आधा कर दो इसका आधा कर दोगे आंसर, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट, ए बी सी कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क सेपरेटली। देखिए यहाँ पे ए जो है किसी काम को करता है कितने दिनों में? 20 दिनों में। बी वही काम को करता है 40 दिनों में, और सी करता है 80 दिनों में। एक काम को इन लोग करते हैं, काम को बहुत सारे टुकड़ों में बना देते हैं। एक काम होता है लेकिन उस काम को बहुत सारे टुकड़ों में बना देते हैं। काम मेरा है, हम चाहे जितने टुकड़े बनाए। तो 20 चक 80, देखो यहाँ पे 20 दिन में 80 काम करेगा, तो एक दिन में 4 काम करेगा। 40 दिन में 80, तो एक दिन में 2 काम करेगा, ठीक है, एक दिन में 1 काम करेगा। तो यहाँ पे एक दिन का काम ही होता है एफिशिएंसी। एक दिन का काम एफिशिएंसी कहलाता है। ये कहता है इन हाउ मेनी डेज वर्क विल बी कंप्लीटेड इफ ए इज असिस्टेड बाय बोथ बी एंड सी एवरी 3rd डेज। देखिए यहाँ पे
पहले ए करता है, फिर बी करता है, फिर सी करता है। नहीं, ए जो असिस्टेड बाई बोथ बी एंड सी एवरी 3 days, मतलब पहला दिन में ए करता है, दूसरा दिन ए करता है, तीसरा दिन ए करता है, ए हमेशा करता रहेगा, और बी और सी आएगा 3 days में। तो ये पहला दिन में कितना काम हुआ? 4। दूसरा दिन में कितना काम हुआ? 4। और तीसरा दिन में कितना काम हो गया? तीनों हैं, तो इसका मतलब 7 काम। तो 3 दिन का पेयर जो बन रहा है, यानी कि 8 और 7 15, ये जो 15 काम हो रहा है कितने दिनों में? 3 दिनों में। मतलब फिर से 3 दिन और लगा देंगे, एक शिफ्ट और चला देंगे, 3 दिन और लग जाएगा, 15 काम और हो जाएगा। तो इसी तरीके से यहाँ पे 5 से गुना कर दीजिए, 75 काम हो जाएगा, और यहाँ पे 15 दिन लग जाएगा। ठीक है, अब बारी किसकी है? 16वां दिन में कौन आएगा? 15 दिन में आखिरी दिन में ये था तीनों, 16वां दिन में ये आएगा, तो 4 काम करेगा। अभी भी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर से बुलाना पड़ेगा, एक दिन और बुलाना पड़ेगा, लेकिन पूरा दिन नहीं लगेगा, फ्रैक्शन में डेज आएंगे, फ्रैक्शन में है नहीं, तो इसीलिए हम पूरा दिन मान लेते हैं। ठीक है, पूरा दिन हम रख लेते हैं, ज़्यादा काम वो कर सकता है, लेकिन फ्रैक्शन में यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम उसको पूरा दिन दे देते हैं, पूरा दिन कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन 80 काम तो हो गया ना, 17 दिन तो लग गया ना। 17वां दिन पूरा नहीं गया, लेकिन आप यहाँ पे क्योंकि फ्रैक्शन में डेज नहीं है, आप उसको कंसीडर कर लोगे 17 दिन आंसर। हाँ, फ्रैक्शन में यदि दिन होता 16 और देखा जाए तो 16 1/4 दिन होता। ठीक है, लेकिन है नहीं, तो 17 दिन पूरा मान लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। कोई कुछ स्पीड से जाता है, एक्स स्पीड से जाता है, और वही वाई के स्पीड से आ जाता है, तो एवरेज स्पीड क्या होता है? 2xy x + y, ये होता है एवरेज स्पीड। ठीक है, ये होता है एवरेज स्पीड। तो बताइए यहाँ पे एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? यहाँ पे इस स्पीड से गया था, है ना, इस स्पीड से गया था, और रिटर्न यही स्पीड से वापस आया, गया था 1/x³ स्पीड से, रिटर्न आया है 1/x² के स्पीड से। तो यहाँ पे ये फार्मूला लगा देते हैं एवरेज स्पीड का। 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुना करते हैं 1x³ और यहाँ पे 1x², और इसको यहाँ पे जोड़ देते हैं 1x³ + 1/x²। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा? x³ x², है ना। जब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे ये इधर हो जाएगा x² + x³ अपॉन में x³ × x², ये इसके साथ कट जाएगा। ठीक है, 2 अपॉन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर? 2 अपॉन x² + x³, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, एक रेस है, लीनियर रेस है। यहाँ पे एक रेस चल रहा है, 1000 मीटर का रेस है। A बीट्स B by 200 मीटर या 40 सेकेंड। मतलब जब इन लोगों ने रेस शुरू किया तो A जो है यहाँ पे पहुँच गया, कंप्लीट कर लिया। A जो है अपना डेस्टिनेशन पूरा कर लिया। उस समय B का जो स्थिति था वो क्या था? 200 मीटर पीछे था। तभी तो 200 मीटर से जीत गया, मतलब क्या? 200 मीटर पीछे था। इसका मतलब ये दूरी जो था 200 मीटर था, और 200 मीटर पीछे था, वो यहाँ पे था और ये यहाँ पे था।
तो यदि यहाँ पे मीटर से डिस्टेंस से जीता जाए तो 200 मीटर बोल रहा है, या तो समय से यदि बात करें तो 40 सेकेंड पहले ही ये पहुंच गया, यानी 40 सेकेंड बाद ये पहुंचेगा। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड ऑफ ए एंड बी, ए और बी का स्पीड बताइए। अच्छा, यहाँ पे बी का स्पीड तो निकालना बेहद आसान है ना। देखिए यहाँ पे 200 मीटर का दूरी, 200 मीटर का दूरी जो कि ये पीछे था 200 मीटर, यदि 40 सेकेंड समय से यदि बात करें तो 40 सेकेंड पीछे, 40 सेकेंड के बाद ये यहाँ पे आ जाता है ना, तो 40 सेकेंड में ये 200 मीटर और आ जाता, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होगा, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे b का स्पीड आ गया। अब हम लोग यहाँ पे यदि b का स्पीड जानते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का समय कितना लगा था, b के द्वारा 1000 मीटर दूरी तय करने में कितना लगेगा। 1000 मीटर यदि 5 मीटर प्रति सेकेंड से वो कवर करना चाहेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा। ठीक है, 200 सेकेंड, और 200 सेकेंड इसको नहीं लग रहा है, ये तो 40 सेकेंड पहले ही पहुंच जा रहा है ना 1000 मीटर। जब यहाँ पे दौड़ हुई थी तो ये बी यहाँ पे था और ए यहाँ पे था, लेकिन 40 सेकेंड के बाद यहाँ पे पहुंच जाता ना, तभी तो 40 सेकेंड बाद हरा रहा है, ऐसा बोल रहा है। तो इसका मतलब 40 सेकेंड पहले ही ए पहुंच गया था। ठीक है, यानी कि समय जो लगा ये तो बी के द्वारा लगा गया समय है, बी के द्वारा लगाया गया समय है, यहाँ पे ए के द्वारा लगा गया समय। तो यहाँ पे 1000 मीटर का दूरी ये 160 सेकेंड, यानी कि 200 सेकेंड इसको लगता है, बी को लगता है, ए तो 40 सेकेंड पहले ही पहुंच गया था। ठीक है, यानी कि 160 सेकेंड 40 सेकेंड पहले ही पहुंच गया था, तो यहाँ पे ये कट गया, 1 0 से 1 0, यहाँ पे हो जाएगा 25, 4 से कटेगा 25, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जब हम इसको डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25, ये देखो स्पीड आ गया मीटर पर सेकेंड। किसका स्पीड ज़्यादा है, डेफिनेटली इसका स्पीड ज़्यादा होगा, ये स्पीड ज़्यादा है। तो यहाँ पे 25/4 अपॉन ये 25/4, यहाँ पे -5 अंतर पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉल्व करने पर 5/4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रिमाइंडर थ्योरम का। ये क्वेश्चन कहता है कि 29 का पावर 29 प्लस 29 इज डिविजिबल बाई 30। यदि हम यहाँ पे 29 का पावर 29 है और यहाँ पे 29 है, इसको यदि हम 30 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। देखो यहाँ पे आप लोग भाग दे दो, इसमें जब हम 29 में भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा। देखिए जब आप यहाँ पे 29 में से भाग दोगे, यहाँ पे 29 में 30 से जब भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 टाइम में रिमाइंडर -1 बच सकता है ना, इस टाइप से बोल सकते हो रिमाइंडर -1। रिमाइंडर इस प्रकार से भी होता है, जब 30 को 29 से भाग दोगे, भाग नहीं लग रहा है, 0 टाइम में भाग दे रहे हैं, 0 यहाँ पे 29, मतलब रिमाइंडर यदि पॉजिटिव में चाहिए तो 29 और नेगेटिव में चाहिए तो -1। रिमाइंडर नेगेटिव में हो सकता है, भले ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं करें। ठीक है, हाँ यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ गया और यदि आपको पॉजिटिव चाहिए तो क्या करते हैं, यदि नेगेटिव रिमाइंडर आ गया और पॉजिटिव आपको रिमाइंडर चाहिए तो क्या करोगे, डिवाइजर में से नेगेटिव रिमाइंडर को भाग दे देना, पॉजिटिव रिमाइंडर तक पहुंच जाओगे। आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि यदि आप 17 को 5 से भाग दोगे तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, +2।
या तो रिमाइंडर आएगा -3। तो यदि आपको नेगेटिव रिमाइंडर मिल गया है और पॉजिटिव रिमाइंडर चाहिए तो डिवाइजर में से माइनस कर देना, पॉजिटिव रिमाइंडर मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे क्या कि 30 से भाग देंगे, यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया -1। ठीक है, -1 का पावर 29 क्या हो जाएगा, -1 ही होगा। -1 का ऑड पावर -1 ही होता है, और इसमें जब भाग देंगे तो -1 होगा। तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब रिमाइंडर -2 होता नहीं है, इसीलिए डिवाइजर में से हम लोग माइनस कर देंगे, यानी कि 28 विल बी आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल हम लोग के सामने ये रहा। हाँ, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ कभी भी निकालना हो फ्रैक्शन का, तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखना, क्या एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर यहाँ पे क्या है, जो कि यहाँ पे 4 है, 8 है और 4 है। ठीक है, यानी कि इसका जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा 4, और एलसीएम क्या हो जाएगा 3, 9 और 7 का एलसीएम क्या होगा 3, 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा 63 होगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3, 7 और 9 का एलसीएम क्या होगा, देखो 3, 7, 9 का एलसीएम निकालना है ना, तो ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो इसको यहाँ से हटा दो, ये कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, गुना कर दो। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, कहता है कि z + 1/z = 5, तो z³ + 1/z³ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होता है 5 का क्यूब -3 × 5 = 110। ठीक है, और क्योंकि हम लोग को क्या पूछा गया था, z³ + 1/z³ + 4 पूछा गया था, तो यहाँ पे इसका वैल्यू होता है कितना 110, 110 + 4 हो जाएगा कितना 114 हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन में नहीं है, लेकिन फिर भी यही आंसर है, यही आंसर है। चलो आपका कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, एक और दूसरे तरीके से मैं आपको इस क्वेश्चन को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे z³ + 1/z³ का फार्मूला आप लोग से पूछा जाऊँ तो आप लोग z + 1/z और z² + 1/z² -1 बोलोगे क्या, बताओ, ऐसा बोलोगे ना या नहीं बोलोगे, बोलोगे, क्योंकि आप लोग को ये फार्मूला पता होगा, a³ + b³ बराबर क्या होता है a + b × a² + b² - ab होता है। अब a के जगह पे z रखो और b के जगह पे 1/z रखो, तो z + 1/z यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे z² + 1/z² - z × 1/z, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, ये एक दूसरे का इन्वर्स को गुना करोगे तो 1 हो जाएगा, यही मैं यहाँ पे लिखा हूँ। अब देखो यहाँ पे इसका वैल्यू दिया हुआ था, z + 1/z का वैल्यू 5 दिया हुआ था, और इसका वैल्यू z² + 1/z² का वैल्यू क्या होता है। देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, यदि x + 1/x का वैल्यू a है तो x² + 1/x² क्या होता है a का स्क्वायर -2 होता है, यानी कि z + 1/z का वैल्यू 5 था, तो z² + 1/z² क्या होगा 5 का स्क्वायर -2 होगा, यानी कि 23 हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसी प्रकार से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 23 माइनस 1 यानी कि 22 हो जाएगा, 22 बचे 110 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू आ रहा है, जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब का वैल्यू आ रहा है, जेड क्यूब प्लस 1/z क्यूब का वैल्यू आ जा रहा है। लेकिन हमें 4 जोड़ करके बोला है तो 4 हम भी जोड़ देते हैं, तो 114 अभी भी आ रहा है। किस बात की संकोच कर रहे हैं आप, यही इसका आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला सवाल है, ये रहा। देखो ए और बी जो है ना वो रूट वैल्यू है एक इक्वेशन का। देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि अल्फा और बीटा कभी भी किसी इक्वेशन का रूट होता है, रूट वैल्यू होता है, तो वो इक्वेशन आप कैसे लिखोगे मैं बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, आप इस प्रकार से इक्वेशन लिखोगे। ठीक है, वही बोला है कि ए और बी इसका रूट है। अब यहां पे इसने बोला था ए और बी है, इसने बोला था ए और बी है, और इक्वेशन क्या लिख दिया था 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 लिख दिया था। अब यहाँ पे x इस फॉर्मेट में देखने की कोशिश करोगे, यहाँ पे x 2 से भाग दे दोगे, तो जब यहाँ पे 2 से भाग दे दोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा है। कहने का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी छुपा हुआ है 5 और यहाँ पे a इंटू बी छुपा हुआ है क्या 2। आपको बोला गया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसका रूट मतलब ऐसा रूट वैल्यू, देखो हालांकि ये इक्वेशन नहीं है, ध्यान रखना ये 0 से इक्वेट होगा, ये सभी 0 से इक्वेट होंगे तब इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, चलो ये चीज ध्यान रखना कि इक्वेशन हमेशा 0 से इक्वेट होता है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर जिसका रूट वैल्यू होगा उसका इक्वेशन किस प्रकार से होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसका वैल्यू तो मिल जा रहा है। यहाँ पे क्या था ए बी यहाँ पे था, ये 3 है ना, ए बी यहाँ पे 3 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी a प्लस बी का वैल्यू जो होगा वो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 और ab का वैल्यू क्या होगा 3, यानी कि कुल मिलाकर के ये 19 हो रहा है। यहाँ पे 19x होगा माइनस 19x एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा इक्वेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, हाँ ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और इसमें इस फार्मूले को आप इस्तेमाल करोगे कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, ये क्या होता है तो साइन 3 थीटा होता है। ठीक है, ये फार्मूला का आप इस्तेमाल करोगे इस पार्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यहाँ पे है साइन 20 डिग्री माइनस 4/3 साइन क्यूब 20 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मेट आपको मिल रहा है ना, तो इसका मतलब ये क्या बोलोगे साइन 3 थीटा, यानी कि
3 इंटू 20 डिग्री अपॉन में 3, ये हो जाएगा क्या, साइन 60 डिग्री अपॉन 3, साइन 60 डिग्री अपॉन 3, और इसको बोलेंगे √3/2, और पहले से यहाँ पे 3 है, यानी कि √3/6 विल बी आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा है, हाँ फिर से ट्रिग्नोमेट्री का 10a + b = √3 दिया हुआ है। √3 10 में 60 डिग्री का होता है, यानी कि a + b के जगह पे 60 डिग्री रखोगे, और यहाँ पे देखो a - b 1 है, मतलब 10 45 का 1 होता है, यानी a - b के जगह पे आप रखोगे 45 डिग्री। ये इसके साथ कट जाएगा तो 2a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 105। आपको पूछा गया था 10 4a का वैल्यू, 10 4a का वैल्यू पूछा गया था, तो यहाँ पे 4a का मतलब क्या होगा, 2a का मतलब हो जाएगा 105, तो 4a का मतलब क्या हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, 10 210 डिग्री हो जाएगा। और 10 210 डिग्री को कैसे लिखेंगे, 180 डिग्री + 30 डिग्री लिखेंगे। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, तो 180 डिग्री प्लस थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, पहले साइन का फैसला कर लेते हैं, और 180 पर बदलता नहीं है, डायरेक्ट 10 30 डिग्री बोलेंगे, और 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इसका आंसर था 1/√3, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ पाए होंगे। मूव करते हैं अगले सवाल की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। देखिए एक क्लॉक हैंड है, तो इसका जो मिनट हैंड है वो 15 सेंटीमीटर लंबा है। फाइंड द एरिया ऑन द फेस ऑफ द क्लॉक स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड बिटवीन 8 AM to 8:40 AM। देखिए 8 बजे से 8:40 तक ही में ये कितना मूवमेंट करेगा। अभी यहाँ पे 8:40 में ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पे 9 कट मारेगा ये, तो एक कट का मतलब कितना होता है, 360 को 12 से भाग देते हैं, 12 कट होते हैं कुल मिला करके, एक कट का मतलब 30 होता है, तो 8 कट का मतलब 8 × 24 240 होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री होगा, 240 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक। हमें डिग्री चाहिए, तभी आप इसका एरिया निकाल पाओगे, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है 240 बटा 360, 360 में से तो 240 डिग्री है, और ये होता है πr²। इसका मतलब ये हो गया 2/3, 2/3 है, पाई का मतलब 22/7, और r का मतलब कितना है, 15 × 15। पाई को रखा है इसने, पाई को कुछ भी नहीं किया है, तो आप भी रखो यहाँ पे 15 × 5 = 75 दूनी 150, तो 150 पाई आप भी बोल दोगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए हम लोग मूव करते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। हाँ, कहता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। मैं आपको थोड़ा सा आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताना चाहूँगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड बराबर होते हैं, एक साइड अनइक्वल होता है। यहाँ से यदि परपेंडिकुलर खींचोगे सामने वाले पर, तो इसको बाइसेक्ट करता है इस एंगल को, और यहाँ पे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, यहाँ पे A है तो यहाँ भी A होगा, यहाँ पे टोटल B है तो यहाँ पे B/2 हो जाएगा। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, ये मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल के बारे में बताया, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा था। इसने बोला कि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB और AC बराबर है। यहाँ पे AB रखते हैं और यहाँ पे AC रखते हैं, ये दोनों बराबर हैं।
एंगल ए बी सी 40 है। देखो यहाँ पे दो एंगल भी बराबर होता है, दो साइड बराबर है ना, तो दो एंगल भी बराबर होता है। ये 40 बोल रहा है ना, तो ये भी 40 हो जाएगा। और ये 90 है, तो बताइए ये कितना हो जाएगा? 50, क्योंकि ये दोनों मिलकर के 90 हो जाएगा। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है यहाँ पे। ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट, क्योंकि हमें बी ए डी पूछ रहा था, यहाँ पे बी ए डी पूछ रहा था, मेडियंस। ठीक है, मेडियन एंगल बाइसेक्टर सेम होता है इसमें। ठीक है, तो 50 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फीयर इज 5.6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स वॉल्यूम। आपको हेमिस्फीयर का वॉल्यूम पता है कि नहीं पता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फार्मूला आपको पता है क्या? यहाँ पे इसका रेडियस है 5.6, 2/3 वॉल्यूम का फार्मूला मैं बता रहा हूँ। वॉल्यूम का फार्मूला 2/3 पाई आर क्यूब होता है, वॉल्यूम का फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे यदि ऐसा है तो 2/3 पाई का मतलब 22/7 और आर का मतलब क्या हो जाएगा? 5.6 इंटू 5.6 और इंटू 5.6, ये इससे कट जाएगा 0.8 टाइम में, है ना। इसको पूरे को गुना करो, 8 दूनी 16। देखो यहाँ पे 0.8 है, 8 दूनी 16, 1.6 हो जाएगा। यहाँ पे 22 है और ये 56 का स्क्वायर क्या होगा? 3136 होता है, 2 डिजिट के बाद दशमलव। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? इसको गुना करते हैं, यहाँ से 2 छीन करके यहाँ पे दे देते हैं, तो यहाँ पे 3.2 हो जाएगा। और इसको जब हम गुना करेंगे 31.36 से, यानी कि 32 को हम, हाँ, लेकिन अब इसको 11 से गुना करना होगा। 11 से गुना करना होगा, ये हो जाएगा 2, 7, 8, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 1। अब यहाँ पे इसको 3 से भाग दे दीजिए, 3 3 जा 9, यहाँ पे 2 बचता है तो हो जाता है 20, 6, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 6, यहाँ पे 2 बचेगा और 6 3 7 21, 7, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट। ठीक है, ये फार्मूला है, इसमें कुछ तो है नहीं, फार्मूला में आप लोग पुट करो और सॉल्व करो। ये तो आसान ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है कि ये जो ग्राफ है, कैंडिडेट अपीयर्ड किए हैं और पास किए हैं एक टेस्ट में, 5 डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, उसका नाम दिया गया था। अपीयर्ड का ये जो ब्लू कलर में है और रेड का ये जो है वो रेड है, वो पास में है। अपीयर्ड फॉर ब्लू कलर, पास फॉर रेड कलर। बोला फाइंड द रेशियो ऑफ द स्टूडेंट पास इन इंस्टीट्यूट ए एंड सी। देखिए यहाँ पे जो पास किए हैं वो ए है और सी है, तो 12, 8, 20 है। ठीक है, और पास स्टूडेंट जो है वो बी का है, बी का जो है वो पास स्टूडेंट है, वो 20 है, ये भी 20 है। तो इसी का रेशियो पूछा था, तो 1:1। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें तो सिंपल डेटा है और इसमें तो कुछ है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल इन ऑल 5 इंस्टीट्यूट। देखो अपीयर किए थे 16, पास हुए हैं 12, फेल किए हैं 4। यहाँ पे 4 फेल किए ए में, बी में 24 अपीयर हुए थे, 20 पास किए, फेल कितना किए? 4। सी की बात करें 14, 8 पास किए, मतलब 6। यहाँ पे 34, 26 पास किए, मतलब यहाँ पे 8 फेल हो गए। 20 अपीयर हुए थे और 18 पास हुए, यानी कि 2 फेल हो गए। 10, 10, 20 और 4, 24 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट। मूव करते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ।
कहता कि फेल कैंडिडेट इन डी एंड ई टुगेदर इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड। पहले तो आप टोटल नंबर ऑफ अपीयर्ड निकाल लो। तो यहाँ पे 16 है, 24 है और 14 है, 34 है और 20 है। ठीक है, 16 और 24 40, 40 और 20 60, 60 और 40 100 और ये 8, 108 हो जाएगा अपीयर्ड के केस में। उसमें डी और ई का जो फेल है ये बताइए कितना है। ई का तो 2 है और इधर कितना है 8, यानी कि 10 फेल है। तो यदि हम इसको लगभग में बात करें, क्योंकि लगभग में हमें बात करना ही पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेटली बोला भी है और ऑप्शन में दशमलव में है भी नहीं, आप लोग को देखते ही पता चल जाता है। इसको 100 यदि लगभग समझें तो 100 में से 10 तो 10% हो गया ना लगभग में आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपके कुछ काम आए होंगे। तो आप लोग इसी तरीके से टेस्ट देते रहो, एक्सप्लेनेशन देखते रहो। यदि आपका लेवल कम है तो कोई बात नहीं, कम से कम क्वेश्चन को तो समझोगे। मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ उस स्टाइल में बताने का जिस स्टाइल में आपको एग्ज़ाम में बनाने चाहिए, और साथ ही साथ मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूँ कि आपको समझ भी आ जाए। लेकिन फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है तो आप आइए उस डाउट को लेकर के कैरियर पावर रांची में हमेशा मैं आपको मिलूँगा 7 to 7। तो उस बीच में आप अपने डाउट को क्लियर कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।